हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। आपको पता है मैंने आपसे एक वादा किया था कि क्लास 11 का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टॉपिक मैं आपके लिए लाने जा रहा हूं और उसी वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। ये हमारा लेक्चर 2 होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर से इस बात की जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो टॉपिक मैं 11 क्लास का डील कर रहा हूँ आपके सामने, इस टॉपिक का PDF फॉर्मेट टेलीग्राम पे प्रेजेंट है ना। आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप एडू फ्यूचर को टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा ये। वहाँ पे आप PDF को क्लिक करो, उसको डाउनलोड करो। इवन इससे रिलेटेड, चूँकि जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम लोग केमिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मिले जिसका आप प्रैक्टिस करो। तो ऑलरेडी मेरा ये प्रयास रहेगा, या मैंने ये प्रयास किया है कि मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूं, जिसकी वजह से आप वो सारे टॉपिक को प्रॉपर वे में रिवाइज करो। कहने का मतलब नोट्स भी आपके लिए प्रेजेंट है वहाँ पे, क्वेश्चंस भी प्रेजेंट है वहाँ पे। आप आसानी से उसके थ्रू अपने आप को किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के टुवार्ड्स स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। ओके, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट होगा, उसमें होगा हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। बहुत सिंपल टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग डिटेल करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा सिग्निफिकेंट और मेजरमेंट से रिलेटेड। ओके, हम लोग मेन रूप से सिग्निफिकेंट फिगर और मेजरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक फिजिक्स से भी है, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे इसको, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं, चूँकि केमिस्ट्री में बहुत सारे कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इसके थ्रू आपको कैलकुलेशन का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश कर सकूँ। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग सिंपली दो पार्ट में कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक हमारा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज करने का मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, बेसिकली क्या हो गया, तो स्टेट ऑफ मैटर हो गया, है ना। इवन कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, आप ओडोर कर सकते हो, ठीक ना। ये सब वेरियस टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम क्या करते हैं, मैटर को डिस्टिंग्विश करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हम मैटर को डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या हो जाएगा, तो बाय द मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन के आधार पे देखो, इसमें आप कहोगे ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन बेसिक कंपोजिशन, है ना। बेसिक कंपोजिशन जो होगा ना वो चेंज नहीं करेगा, हम ऊपर से उसका स्टडी करेंगे। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है ना, सो वी हैव टू चेंज द कंपोजिशन, मतलब इसमें चेंज ऑफ क्या होगा, कंपोजिशन होगा, है ना। कंपोजिशन ऑफ मैटर जो होगा वो चेंज कर जाएगा। जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, कोई रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग हर टॉपिक में डिटेल्स देखेंगे, है ना। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, आप S ब्लॉक पढ़ोगे, P ब्लॉक पढ़ोगे, D ब्लॉक, F ब्लॉक, जो भी पढ़ना है आपको, आप ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ओके, अब यही मेन चीज़ था इसका। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि हम लोग बेसिक रूप से आज मिल रहे हैं मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक को लेकर के, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक माना जाता है, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, इवन फॉर फिजिक्स, इवन फॉर बायोलॉजी, बेसिक टॉपिक माना जाता है ये। अब देखो इस बेसिक टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्शन क्या होगा आप देखिएगा, आप जब NCERT पढ़ोगे
केमिस्ट्री का आप एनसीईआरटी उठाओ, वहाँ पे आप देखिएगा देयर आर सम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कन्वर्सन। तो सबसे पहले मैं उस कन्वर्सन को आपके सामने मैं डील कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला कन्वर्सन मैं बता रहा हूँ लेंथ से रिलेटेड। देखो लेंथ से रिलेटेड कन्वर्सन आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा माइल, आपने सुना होगा यार्ड, आपने सुना होगा इंच, आपने सुना होगा फीट, आपने सुना होगा मीटर। जैसे मान लो मैं मीटर कर रहा हूं, मीटर है ना, माइल तो मैंने बता ही दिया। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि देयर आर सम स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑल पैरामीटर्स। ये सारे पैरामीटर्स जो देख रहे हो ना, इसमें कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी यार्ड, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1760 यार्ड। 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है, 1760 यार्ड। अगर मैं कहूँ 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट, सो दैट इज 3 फीट। 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना फीट होता है भाई, तो ये होता है 3 फीट। देखो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है वैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप देखिएगा जनरल लाइफ में हम लोग को ये सारा जो है रिलेशन कभी कभी आ जाता है। उसी तरह से मान लो मैं लिख रहा हूँ 1 इंच, तो 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको मीटर या सेंटीमीटर से कन्वर्ट करें तो 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2.54 सेंटीमीटर। मीटर के टर्म में आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो। अगर मैं कहूँ फीट और इंच में क्या रिलेशन है, तो 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, तो दैट इज 12 इंचेज। 1 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंचेज। अगर मैं मीटर और यार्ड को एक दूसरे से कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, 1.0409 1.409 होता है। जरा सा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यार्ड में बता रहा हूं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.094 1.094 क्या हो जाएगा यार्ड, 1 मीटर इज इक्वल टू। ओके, उसी तरह से अगर मैं कहूँ माइल को हम लोग भी मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूँ 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 1 माइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1609 मीटर। ओके, समझ में आ रही है बात। तो ये सब अलग अलग टाइप के लेंथ के यूनिट हैं जो हमारे जनरल सेंस में या देखिएगा बेसिक लेवल में यूज होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये यूज होता है। आप देखोगे कि ये सब का भी यूजेस आ जाता है कभी कभी आपके सामने। उसी तरह अगर मैं बात करूँ मास के टर्म में, तो मास के टर्म में जैसे मान लीजिए आप सिंपल, बहुत आसान है, 1 kg इज इक्वल टू कितना पाउंड। देखो एक पाउंड भी होता है ना, तो हम कह सकते हैं 2.205 पाउंड। 1 kg इज इक्वल टू कितना पाउंड हो गया, 2.205 पाउंड। उसी तरह से आप देखिएगा गोल्ड वगैरह में, सिल्वर वगैरह में, इवन गोल्ड में और ये डायमंड में आप देखिएगा कैरेट यूज होता है। तो कैरेट का मतलब क्या हो गया, अब देखो 1 कैरेट को अगर हम लोग कहें तो इसको हम लोग ग्रेन्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 3.168 ग्रेन्स। 1 कैरेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.168 ग्रेन्स। और 1 ग्राम इज इक्वल टू अगर आप देखिएगा तो 15.4 ग्रेन्स होता है। अब इस तरह से देखो तो कैरेट को आप ग्राम से रिलेट कर सकते हो ना। मैंने ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है आपके लिए, तो पीडीएफ में आप देखोगे कि इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स आपको दिया है। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा न्यूमेरिकल एक दे रखा था, तो मैंने सोचा कि आपको मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दूँ। तो आप देखिएगा ग्राम और कैरेट का रिलेशनशिप है यहाँ पे। उसी तरह अगर मान लीजिए वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, तो ये तो बहुत आसान है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से होता है ना। तो ये क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये वेरियस टाइप का रिलेशन है जो जनरल कन्वर्शन में काम आता है। आप देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इन द सेंस ऑफ मेजरमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स क्या हो सकता है, आप जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिखूं मेगा, मैं लिखूं किलो, है ना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं मेगा, किलो, हेक्टो, मैं लिख रहा हूं हेक्टो। अब देखो ये 3 मेजरमेंट को हम लोग कैसे कहें, तो मेगा का मतलब क्या हो गया, मेगा का मतलब हो गया 10 to the power 6। देखो ये सब मैं ऐसे तो बहुत सारा है इसका,
आप मतलब ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे इस चीज़ को, लेकिन मैं यहाँ पे जनरली उन्हीं सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो कॉमन सेक्शन में आपके लिए यूज्ड में आता है ना, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो मेगा इजिकल टू क्या हो गया 10 टू द पावर 6, तो किलो इजिकल टू क्या हो जाता है 10 टू द पावर 3, और अगर हम लोग हेक्टो को कहें तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। अब देखो है ना, उसी तरह से हेक्टो के बाद क्या आ सकता है, तो डेका, क्या आएगा डेका, तो डेका को हम लोग क्या बोलेंगे 10, सिंपल है डेका। अगर हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट के टर्म में लेते हैं तो हमको मिलेगा डेसी, सेंटी, मिली, इस टाइप से मिलेगा। तो क्या मिलेगा डेसी मिलेगा, हमको मिलेगा सेंटी, हमको मिलेगा मिली। तो डेसी का मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -1। अगर हम लोग सेंटी को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, है ना। अगर हम लोग बोलते हैं मिली को तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। माइक्रो टर्म क्या आता है माइक्रो, तो 10 टू द पावर -6 माइक्रो, है ना। नैनो आता है, पीको आता है, नैनो तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9। अगर पीको बोलते हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -12, है ना। फेमेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेमेटो, 10 टू द पावर -15। ओके, तो आप देखोगे ये सब का बहुत ही कॉमन यूजेस मिलेगा आपको वेरियस टाइप के मेजरमेंट में। ओके, तो ये वेरियस मेजरमेंट है सिस्टम जो हमारे जनरल सेंस में यूज किया जाता है। अब देखिए इसी मेजरमेंट को हम लोग एक और सिस्टम बहुत पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसआई सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ेंगे एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। अब देखो एसआई सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल डी स्टैंडर्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल डी स्टैंडर्ड सिस्टम। इसका जो कहाँ है ये, तो ये सीवियर में है, फ्रांस में। इसका जो मुख्यालय है ना वो फ्रांस में है। तो ये जो इंटरनेशनल डी स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है आपका, ये ऐसा यूनिट एक्चुअली में क्या है, देखो ऐसे तो इसको मेट्रिक सिस्टम को सबसे पहले शामिल किया गया था 1875 में, मेट्रिक सिस्टम के रूप में हम लोग इसको जानते थे। ओके, लेकिन बाद में एक्चुअली में इसको क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया 1960 में इसको ग्लोबलाइज कर दिया गया था और एसआई के थ्रू इसको एडॉप्ट किया गया, मतलब इंटरनेशनल डी स्टैंडर्ड यूनिट के द्वारा इसको एडॉप्टेशन दिया गया। तो इस एडॉप्टेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो ये बहुत ही बेसिक बात है कि हम लोग समझते हैं इस चीज को कि एसआई यूनिट के थ्रू क्या बताया गया कि देयर आर 7 स्टैंडर्ड यूनिट, 7 स्टैंडर्ड यूनिट की बात की गई। वो यूनिट क्या था, वो यूनिट लेंथ था आपका, मास था, टाइम था, मास हो गया, है ना, लेंथ मास टाइम ये बेसिक यूनिट में आते थे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक ये टेम्परेचर हो गया आपका, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो मैं लिख देता हूं पहले, इलेक्ट्रिक करंट था, फिर क्या था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर क्या था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फाइनली था लुमिनस इंटेंसिटी। फाइनली था लुमिनस इंटेंसिटी। सो ये सब जो है 7 आप देख रहे हो, इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। अगर हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं तो एल हो गया, एम हो गया, स्मॉल टी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं मोल यूज करते हैं, और इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल नहीं, ये तो इसका यूनिट हो गया। इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, IB से। ओके, तो देखिए ये सारे यूनिट को अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट क्या होता है, ये तो सिंबल हो गया, यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, स्मॉल m से, है ना। मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। उसी तरह से करंट का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट अगर हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा, केल्विन, जिसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल, और रिप्रेजेंट करेंगे MOL से। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज कैंडेला, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CD से। तो ये वेरियस टाइप के 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं इन द टर्म ऑफ SI यूनिट। ओके, तो ये आप मेजरमेंट का एक बेसिक चीज जो था ये आप समझ गए होंगे। इसी का यूज हम लोग करते हैं अलग अलग टाइप के मेजरमेंट को लेने के लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात, है ना। उसके क्या रूल्स होते हैं, होता क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जनरल सेंस में अगर हम लोग कहें, जो सिग्निफाई करता है किसी पर्टिकुलर टाइप के कैलकुलेशन को सिग्निफाई करता है। जनरली कहा जाता है कि जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो उसमें कुछ फिगर जो होता है वो सर्टेन फिगर होता है, मतलब दे आर नॉट वेरिएबल, आप उसके बारे में डाउट नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए 4 बच्चों का हमने ग्रुप दिया ABCD, और इस चारों बच्चे के ग्रुप को हमने क्या किया कि हमने बोला कि भाई मैं आपको एक, मान लो मैं पेन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और पेन जो है वो कितना है भाई, तो 8.45 सेंटीमीटर का ये पेन है। मान लो मैंने ऐसा कुछ डेटा प्रोवाइड कर दिया बच्चों को कि 8.45 सेंटीमीटर का पेन है। अब आप चारों बताओ कि क्या ये सही है कि गलत है। मान लीजिए ए ने कैलकुलेट किया, इसको आया क्या भाई, तो 8.42, इसको क्या आया भाई, तो 8.44, इसको क्या आया, तो इसको आया मान लीजिए 8.45 ही आ गया। डी को मान लो आ गया 8.41 आ गया। अब आप समझो इस बात को कि 8.4 इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना। चेंजेस कहाँ हुआ है, 2, 4, 5, 1। ओके, सो दिस 2, 4, 5, 1 जो आप देख रहे हो ना, इस पोजीशन के जो डिजिट्स हैं वो क्या है, डाउटफुल हैं, जबकि उसके पहले के जितने भी डिजिट हैं वो अनडाउटफुल है, मतलब वो सर्टेन है। तो इस दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब कि सर्टेन फिगर प्लस डाउटफुल फिगर। कौन सा डाउटफुल फिगर, सिंगल डाउटफुल फिगर। ऐसा नहीं होता है कि 2 डाउटफुल फिगर होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 डाउटफुल फिगर, 1 डाउटफुल फिगर। ओके, इस दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सम ऑफ सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट कहने का मतलब क्या होता है, डाउटफुल डिजिट, है ना। तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। इससे रिलेटेड जो आपका PDF है वो आपको मैंने पहले भी बताया है, ये अवेलेबल है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इस सेंस में। तो ये आप आसानी से देख सकते हो उसमें। ओके, तो हम क्या कहेंगे, द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके,
अब देखिए इससे रिलेटेड रूल्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 8.421 है, दिस ऑल आर व्हाट नॉन जीरो डिजिट है ना, कोई भी जीरो नहीं है यहाँ पे, सो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे है क्या कि दिस 8.42 इज व्हाट सर्टेन फिगर एंड दिस 1 इज व्हाट अनसर्टेन फिगर। कहने का मतलब डाउटफुल फिगर है ये, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब सर्टेन फिगर का नंबर कितना है 1 2 3 मतलब 3 है, अनसर्टेन फिगर का नंबर कितना है 1 है, ये 1 मैं नहीं लिख रहा हूं, इसकी संख्या 1 है ना, तो फिर कितना हो जाएगा, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रही बात। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मान लो लिखता हूं 9.9924। जरा ध्यान दीजिएगा, दीज आर सर्टेन फिगर और ये मेरा क्या हो गया डाउटफुल फिगर है ना। तो सर्टेन फिगर की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और डाउटफुल फिगर कितना है 1, मतलब द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। क्लियर है। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बोलता है कि ऑल जीरो इन द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मैंने क्या बोला, ऑल जीरो इन द राइट ऑफ द डेसिमल। मान लो मैं लिखता हूं 2.00, मैं लिखता हूं 4.000। ओके, जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ऑल जीरो इन द राइट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के राइट में कितनी जीरो है 2, डेसिमल के राइट में कितने जीरो है 3। तो अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो इतना हिस्सा मेरा सर्टेन फिगर हो जाएगा और ये हिस्सा मेरा अनसर्टेन फिगर हो जाएगा। इस केस में देखेंगे तो इतना हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा सर्टेन फिगर और ये हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा अनसर्टेन फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, सर्टेन फिगर की संख्या कितनी हो गई 2 1 2 और अनसर्टेन फिगर की संख्या कितनी हो गई 1। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है 3। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूं तो क्या हो जाएगा, सर्टेन फिगर कितना हो गया भाई, अगर हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं तो सर्टेन फिगर मेरा कितना हो गया 3 1 2 3 और अनसर्टेन फिगर मेरा कितना हो गया 1। इसका मतलब कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 200 को अगर मैं लिखता हूं, ओके, तो 200 अगर मैं लिखता हूं तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। अब देखो डेसिमल तो यहां है ना, या समझ में आ रहा है, डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद तो जीरो है ही नहीं, इसके पहले डेसिमल के जीरो है, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा ओनली 2। ये सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग नहीं लेंगे, है ना। कहने का मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 2 × 10⁻², ये सही है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 2.0 × 10⁻², दिस इज रॉन्ग मेथड। ये रॉन्ग मेथड है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2.00 × 10⁻², दिस इज रॉन्ग। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3। तो वैल्यू जो होना चाहिए ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में सेम होना चाहिए, इवन आप उसको चेंज कर रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रहे हो। क्लियर है बात, ओके। चलिए अगला रूल्स देखते हैं। हम लोगों ने 2 रूल्स देखा है, मैं तीसरे रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो थर्ड रूल मेरा क्या हो जाएगा, सो देखिए थर्ड रूल कहता है कि ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो। अब जरा ध्यान देना, ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो का मतलब क्या होता है 2 0 0 2। ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा, सर्टेन फिगर क्या है 3, अनसर्टेन फिगर क्या है 1, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। मान लो मैं लिखता हूं 1 0 0 0 1, क्या होगा भाई सिग्निफिकेंट फिगर
देखिए सर्टेन फिगर मेरा कितना है 1 2 3 4 5, अनसर्टेन फिगर कितना है 1, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 6। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 0.004, क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर का, ध्यान दीजिएगा। सर्टेन फिगर कितना है भाई, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर लेता हूं, सर्टेन फिगर कितना है 1 2 3 4 5, अनसर्टेन फिगर कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 6। तो ये मेरा थर्ड रूल था, दिस इज अवर थर्ड रूल। ओके, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मेरा चौथा रूल, ध्यान दीजिएगा। ऑल द जीरो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल द जीरो बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मान लो मैं लिखता हूं 0004, नॉन जीरो डिजिट के पहले का जीरो है, नॉन है ना, समझ में आ रहा है, नॉन जीरो के पहले सब जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, असल में अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो सर्टेन डिजिट है ही नहीं 0, और अनसर्टेन डिजिट क्या है 1, कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मान लो मैं लिखता हूं 0.004, अब जरा ध्यान दो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, है ना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, फिर वही बात है 1 होगा, क्योंकि जीरो नॉन जीरो के पहले का जीरो है ये सब, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें रूल्स का, ये मेरा चौथा रूल था ना, पांचवा रूल्स की बात करते हैं। क्या बोलता है कि एग्जैक्ट नंबर या कांस्टेंट नंबर जो होता है ना, या फिक्स नंबर जो होता है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। कांस्टेंट नंबर या फिर कहें एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्चुअली में देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का मैटर है। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं 20, अब 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अभी मैंने बताया 2 × 10⁻1 लिख सकते हैं। एक तो मेरा ये मेथड होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0 × 10⁻1। तो मैंने अभी क्या बताया कि देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम लोग 2 कहते हैं और इसके सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग 1 कहते हैं। ठीक, अब 2 × 10⁻1 हमने लिखा, तो ये तो वही चीज है, इसको हम 2.0 × 10⁻1 लिखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये भी वही चीज है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, जैसे मान लो आप कोई फॉर्मूला लिखते हो, मान लो आप स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हो, आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हो, तो उसमें कोई डिजिट आ जाता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जिसमें डिजिट आते हैं, है ना। तो फॉर्मूला जब आप लिखते हो और उसमें जो डिजिट आ गया, तो क्या उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नंबर है जो फिक्स है, वो एक फिक्स नंबर है, वो चेंजेबल नंबर नहीं है, वो नंबर हमेशा फिक्स ही रहेगा। ओके, मान लो मैं लिखता हूं 30 चेयर्स, तो 30 चेयर्स का मतलब क्या होता है, नंबर फिक्स है ना, 30 चेयर्स है ना, तो ये सिस्टम आता है इसमें। तो इसीलिए बोला जाता है कि एग्जैक्ट नंबर जो होता है ना, या फिक्स नंबर जो होता है, या मान लो कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट के रूप में लिया जाता है। ओके, अब लास्ट रूल हम लोग देखते हैं इसका, वो क्या हो जाएगा कि अगर वो 0 से रिलेटेड रूल है, मैं पहले मिटा लूं इसको, छठा रूल हमारा होगा वो, मैं बात कर रहा हूं 6th रूल का। ओके, देखिए क्या कहता है, when a number end with 0, okay, and 0 is not to the right of decimal, मान लो मैं लिखता हूं 200,
ओके, व्हेन द नंबर एंड विथ 0 एंड 0 इज नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, देखिए ये डेसिमल के राइट नहीं है ना, लेफ्ट है, सच 0 मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अभी हमने यही बात किया था कि ये 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोग 2 × 10⁻²। तो ऐसी कंडीशन में इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। टू ओवरकम इस कॉन्ट्राडिक्शन को, टू ओवरकम दिस कॉन्ट्राडिक्शन, टू ओवरकम दिस कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहने का मतलब क्या होता है कि n × 10⁻n के टर्म में लिखेंगे या n × 10⁻⁻n के टर्म में लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का जो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वो साइंटिफिक नोटेशन के रूप में आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो अगर आपसे कहूं मैं कि 400 × 10⁻4 आया है, 404 कर देते हैं, 404 × 10⁻4 आया है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 4.04 × 10⁻n के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये आसान है ना, आप 4 को मैनेज कर सकते हो इस पॉइंट से। ओके, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग, ये करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग है आपका, है ना। तो ये प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आपको कैलकुलेशन करते हो, आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब n × 10⁻n के टर्म में लिखो या फिर n × 10⁻⁻n के टर्म में लिखो। ओके, तो ये हमारा हो गया वेरियस रूल्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है, आप क्वेश्चंस के रूप में आप हमारे टेलीग्राम पे जाओ और उस पीडीएफ को देखो, उसको बनाने की कोशिश करो। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके इसका ये सारा प्रॉब्लम आपसे दूर करूं आपको। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। कंटिन्यूअस आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह से मैं आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं सीरीज पैटर्न में मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा, जिसकी वजह से आप आराम से पढ़ाई कर सको, अपने घर में ही रह करके आप पढ़ाई कर सको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।